वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके प्रकार डिस्कस किए थे। कई ऐसे कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन सेम होता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज में अंतर होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम कॉमनली आइसोमर्स बोलते हैं और ये जो फिनोमिनन है इसका नाम होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला या कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला वो अलग अलग होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला कई प्रकार से अलग हो सकता है। कुछ आइसोमर्स में चेन में अंतर हो सकता है या कार्बन चेन पर सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। इस प्रकार स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 5 प्रकार होते हैं जो पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो दूसरी ब्रांच आइसोमेरिज्म की है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? कई ऐसे कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला भी सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला मीन्स कि स्ट्रक्चरल फार्मूला ये भी सेम है। तो अब अंतर कहाँ पे है? तो अब अंतर एटम्स या ग्रुप्स का जो स्पेटियल अरेंजमेंट है, मीन्स एटम्स या ग्रुप्स का 3D स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण जो आइसोमेरिज्म उत्पन्न होती है उस आइसोमेरिज्म को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। The isomerism in which molecular formula as well as structural formula or constitutional formula of isomers is same, but the spatial arrangement of atoms or groups in 3D space is different. This type of isomerism is called stereoisomerism. स्टीरियोआइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करने से पहले हमें दो बातें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। स्टीरियो आइसोमर्स, अगर शब्द आ रहा है स्टीरियो आइसोमर्स, इट मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ आइसोमर्स इज सेम बट दे हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इन 3D स्पेस। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मीन्स एटम्स और ग्रुप्स का स्पेटियल अरेंजमेंट भी उसको बोल देते हैं, वो डिफरेंट होगा स्पेस में। यहां पर इन दो बातों को ध्यान रखें। कॉन्फ़िगरेशन एक और दूसरा शब्द है, टर्म है कन्फर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन, इन दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहले स्टीरियो आइसोमर्स में स्पेटियल अरेंजमेंट एटम्स या ग्रुप्स का डिफरेंट होता है, इसलिए उनको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स और इस ब्रांच को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब कन्फिग्यूरेशन और कन्फर्मेशन, ये क्या दो कॉन्सेप्ट हैं?
अगर किसी कंपाउंड में किसी बॉन्ड को रोटेट किया जा सकता हो और रोटेट करके आसानी से नया आइसोमर बन जा रहा है, तो ऐसे आइसोमर्स बोलते हैं कन्फर्मल आइसोमर्स। अगर केमिकल कंपाउंड के अंदर बॉन्ड को रोटेट करने पर नया स्पैटियल अरेंजमेंट प्राप्त हो जा रहा है, तो वो आइसोमर बोले जाएंगे कन्फर्मल आइसोमर्स। लेकिन अगर रोटेशन, बॉन्ड को रोटेट करना रिस्ट्रिक्टेड है, का मतलब बॉन्ड को रोटेट करके आसानी से नया आइसोमर नहीं बन पा रहा है, तो वो बोला जाता है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। मीन्स इसमें बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड होगा फॉर रोटेशन, मतलब बॉन्ड को रोटेट अगर हम करेंगे जबरदस्ती तो बॉन्ड टूट जाएगा। कन्फर्मल में बॉन्ड को आसानी से रोटेट किया जा सकता है और रोटेट करके नया स्टीरियो आइसोमर प्राप्त हो सकता है, उसको कन्फर्मल आइसोमर बोलते हैं। लेकिन अगर बॉन्ड का रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, प्रतिबंधित हो, और अगर हम बॉन्ड को रोटेट करेंगे तो बॉन्ड टूट सकता है, तो वो जो अरेंजमेंट है जिसमें कि बॉन्ड का रोटेशन रिस्ट्रिक्ट है, तो वो कहलाते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं, जिनमें कि बॉन्ड का रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। अब बॉन्ड का रोटेशन, सिग्मा बॉन्ड अगर ओपन चेन में होगा तो वो रोटेट किया जा सकता है और उन आइसोमर्स, रोटेट करके नया आइसोमर बन सकता है और उन आइसोमर्स को बोलते हैं कन्फर्मल आइसोमर्स। लेकिन जो डबल बॉन्ड होता है, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड को अगर हम रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो जो डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। तो इसलिए जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, अगर ओपन चेन है और वहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड होता है के अबाउट अगर हम डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेट करें मॉलिक्यूल को, तो फिर वहाँ पर पाई बॉन्ड टूट जाता है। तो वो जो आइसोमेरिज्म होती है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आती है। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में जो डबल बॉन्ड होगा या अगर वहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी है तो वो साइक्लिक सिस्टम के अंदर अगर सिंगल बॉन्ड होगा विद सूटेबल सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स, तो फिर वहाँ पर सिंगल बॉन्ड को भी अगर हम रोटेट करेंगे सिंगल बॉन्ड के अबाउट तो वो भी टूट सकता है। लेकिन साइक्लिक सिस्टम में, ओपन चेन कंपाउंड्स में सिग्मा बॉन्ड रोटेट करके नया आइसोमर बन सकता है, जिनको हम कन्फर्मल आइसोमर्स बोलते हैं। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स के अंदर आते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड का जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। मीन्स वो रोटेशन हो नहीं पाएगा, जबरदस्ती करेंगे तो टूट जाएगा। या सिंगल बॉन्ड हो लेकिन साइक्लिक सिस्टम में, अगर साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक रिंग कंपाउंड, लेकिन सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स विद सूटेबल सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स,
तो वहां पर अगर सिग्मा बॉन्ड को भी रोटेट करोगे, लेकिन साइक्लिक सिस्टम में, तो वो भी बॉन्ड टूट सकता है। इसलिए जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स या साइक्लिक सिस्टम विद सूटेबल सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स, इनमें पाई जाती है। तो ये वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स। अब एक बात और थोड़ा समझनी जरूरी है, डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन क्यों रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो थोड़ा सा यहां पर देखें। डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो अगर कहीं पर सपोज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। और ये हमें पता है कि जब पाई बॉन्ड जो बनता है तो वो p ऑर्बिटल्स के लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। वी नो दैट पाई बॉन्ड फॉर्म्स ड्यू टू साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स। ये दो p ऑर्बिटल्स हैं, इनका लेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है। लेटरल ओवरलैपिंग मींस इस प्रकार से ओवरलैपिंग हो रही है, तो इससे बनता है पाई बॉन्ड। अब अगर हम इस पाई बॉन्ड को रोटेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये देख लो यहां पे, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो यहां पर बॉन्ड टूट रहा है ये, तो इसलिए बोला गया है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। डबल बॉन्ड है तो वहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना जरूरी है, अदरवाइज ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। अगर मैं इसको रोटेट करूं ऐसे, रोटेट, तो ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। ऐसे बॉन्ड है, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है, तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये बॉन्ड टूट रहा है। तो इसलिए बोला गया रिस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड, या इसको फ्रोजन डबल बॉन्ड भी बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स स्टेबल होते हैं, इनको आइसोलेट किया जा सकता है प्योर फॉर्म में। इसके अंदर कई सब ब्रांचेज हैं, तो उसमें पहली है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कई सब ब्रांचेज के अंदर पड़ी जाती है, अलग अलग सिस्टम के अंदर। तो इसमें हम पहली पढ़ रहे हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ही नाम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म डबल बॉन्डेड, दो एटम्स के बीच, ऐसे कंपाउंड्स में पाई जाएगी जिनमें दो एटम्स के बीच डबल बॉन्ड जरूर हो। इसके लिए कंडीशन क्या है? दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होना बहुत अनिवार्य है, और दोनों जो डबल बॉन्डेड एटम्स हैं उनके साथ जो एटम्स या ग्रुप्स जुड़े हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड दिखाएंगे जिनके अंदर डबल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, मतलब डबल बॉन्ड होने चाहिए दो एटम्स के बीच में। तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो दो एटम्स होंगे उनके साथ जो एटम्स या ग्रुप्स जुड़े हैं दोनों को देखेंगे, वो अलग अलग होने चाहिए। तो वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के अंदर पड़ी जाएंगी। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक मैं यहां पे एग्जांपल लिख रहा हूं, 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन या ब्यूटीन 2 भी बोल देते हैं। 2 लिखने का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कार्बन चेन पर दूसरे नंबर पे होगी। 4 कार्बन है, 1 2 3 4।
2 ब्यूटीन, ये मैंने काउंटिंग कर दी 1 2 3 4, ये हमारी मर्जी है इस टाइम, तो हम क्योंकि फार्मूला लिख रहे हैं इसका, ये डबल बॉन्ड आ गया, नंबर 2 पोजीशन के बाद है तो ये 2। बाकी जो हम यहाँ पे लिखते हैं, कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 इसकी वैलेंसी है, सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो 5 हो गई, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन 4 2 6 1 7, तो 1 ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, 4 2 6 1 7 तो 1 8, ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा हूं मैं, 4 1 5, यहां पर 3 हो गया। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए कार्बन कार्बन, या यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये एक एल्कीन का एग्जाम्पल है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां पर हमें दिख रहा है। डबल बॉन्ड में हमने पहले भी बोला, अगर रोटेशन करने की कोशिश करोगे तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोबारा लिख दिया मैंने यहां पे, C डबल बॉन्ड C, दोनों एटम्स से जुड़े हुए डबल बॉन्डेड जो एटम्स हैं से जुड़े हुए एटम्स या ग्रुप्स वो डिफरेंट होने चाहिए। इस कार्बन के साथ एक CH3 एक H, उस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ भी एक CH3 ये H। तो ये देखने हैं, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसके साथ जुड़े हुए दोनों ये अलग अलग होने चाहिए, इसमें भी ये अलग अलग है। ये ऐसे सेम से मतलब नहीं है कि इसके साथ और इसके साथ सेम है, दोनों डबल बॉन्डेड एटम्स के साथ जो एटम्स जुड़े हैं वो अलग अलग होने चाहिए। इस कार्बन के साथ जो 2 जुड़े हैं वो अलग हैं, इस कार्बन के साथ जो 2 जुड़े हैं वो अलग हैं। अब ये दोनों के साथ एक जैसे जुड़े हैं, इसका कोई मैटर नहीं। डबल बॉन्डेड एटम्स के साथ जुड़े हुए एटम्स या ग्रुप्स वो अलग अलग होने चाहिए। तो एक ब्यूटीन 2 को मैंने एक ये इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, एक मैं और कॉन्फ़िगरेशन इसका लिख रहा हूं, वो मैंने ये लिखा C डबल बॉन्ड C, ये CH3 ये H, अब यहां पे मैंने H लिख दिया और ये CH3। तो ये हमें दिख रहा है यहां पर इन दोनों में इस जो कॉन्फ़िगरेशन स्पैटियल अरेंजमेंट है एटम्स या ग्रुप्स का वो अलग अलग है। इस स्ट्रक्चर, इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ये, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में डबल बॉन्ड के ये जो CH3 ग्रुप हैं वो डबल बॉन्ड के एक ही तरफ हैं, दोनों H एक ही तरफ हैं, तो ये बोला जाता है सिस आइसोमर। और इसमें CH3 ये अपोजिट डायरेक्शन में, HH इनका कॉन्फ़िगरेशन या स्पैटियल अरेंजमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों कार्बन के साथ जो एक CH3 ग्रुप इसके साथ जुड़ा है तो ये अपोजिट पोजीशन, इनकी भी पोजीशन अपोजिट। तो ये वाला जो आइसोमर है इसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर, सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। ये थी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एक और सब ब्रांच इजेड सिस्टम, इसको समझते हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में अभी अभी हमने देखा कि दोनों कार्बन एटम्स के साथ एक ही प्रकार के ग्रुप्स या एटम्स जुड़े थे। दोनों कार्बन के साथ जो ग्रुप्स या एटम्स थे वो सेम थे, दोनों के साथ CH3 जुड़ा हुआ था, दोनों के साथ हाइड्रोजन एटम, जैसे हमने ब्यूटीन 2 का एग्जांपल दिया था। तो जब सेम ग्रुप्स सेम साइड हो तो सिस आइसोमर,
सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो ट्रांस आइसोमर, ये अभी अभी हमने बताया। अब ईजेड सिस्टम कब लागू होता है? अगर दोनों कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ जुड़े हुए जो ग्रुप्स या एटम्स हैं वो सभी अलग अलग हों। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ जुड़े हुए एटम्स या ग्रुप्स सब अलग अलग हैं, दोनों में कोई भी कॉमन एटम या कॉमन ग्रुप नहीं है, तो फिर सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर तभी पॉसिबल होता है जब दोनों एटम्स के साथ ग्रुप्स या एटम्स सेम जुड़े हों, और जब सेम एटम्स या ग्रुप्स एक साइड होते हैं तो सिस आइसोमर, और जब वो अपोजिट साइड होते हैं तो ट्रांस आइसोमर। लेकिन अगर दोनों आइसोमर्स में डबल बॉन्ड के साथ जो जुड़े हुए एटम्स हैं, चार, उनके साथ जो जुड़े हुए सब्स्टिट्यूट एटम्स या ग्रुप्स अलग अलग हैं, चार के चार, तो उस कंडीशन में ये सिस्टम यूज होता है, ईजेड सिस्टम। इस सिस्टम को 3 साइंटिस्ट की जोड़ी थी, तो उनके नाम पे कैहन इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम भी बोला जाता है। कैहन इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम भी बोला जाता है ईजेड सिस्टम को। अब इस सिस्टम में पहले एक एग्जांपल लिख देते हैं यहां पर, फिर आसानी रहेगी। C डबल बॉन्ड C, इसके साथ ये मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया, ये यहां पे क्लोरीन जोड़ दिया, यहां पे ब्रोमीन, ये आयोडीन। एक मैं और लिख दे रहा हूं यहां पर, इसी का आइसोमर C डबल बॉन्ड C, फ्लोरीन, क्लोरीन, यहां आयोडीन लिख दिया, और ये Br एटम। ये मैंने 2 आइसोमर्स लिखे हैं। आइसोमर्स तो ये हैं ही, आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन सेम होता है वो आइसोमर्स होते हैं। और अगर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन भी सेम है और स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, तो वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं। यहां पे देख सकते हो दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। इस कार्बन के साथ F और Cl जुड़ा है तो इस कार्बन के साथ भी F और Cl जुड़ा है, इस कार्बन के साथ Br और I है तो इस कार्बन के साथ भी Br और I है। अगर हमें कहीं पे अंतर दिख रहा है तो वो केवल स्पेटियल अरेंजमेंट में अंतर दिख रहा है। अब देखो, इसमें जो इस कार्बन के साथ F और Cl है, इस कार्बन के साथ Br और I है, चारों एटम्स अलग अलग है, तो यहां पर सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां के लिए ईजेड सिस्टम यूज होता है, जो कैहन इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम भी बोला जाता है। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम है, उनके नाम पे इस सिस्टम को ये नाम दिया गया। अब इस सिस्टम में क्या करते हैं, दोनों कार्बन एटम्स के साथ जुड़े हुए एटम्स या ग्रुप्स को प्रायोरिटी ऑर्डर दिया जाता है। प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं दोनों कार्बन एटम्स के साथ जुड़े हुए एटम्स हों या कहीं पे ग्रुप्स हों, उनको प्रायोरिटी ऑर्डर दिया जाता है। अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है इसको हम डिटेल में बताएंगे आगे। अभी फिलहाल मैं इसको संक्षेप में बता दे रहा हूं। जिस एटम का, उसके लिए एक रूल्स होते हैं जिनको हम सीक्वेंस रूल्स कहते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी तो आइसोमेरिज्म का लेसन जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर दोनों कार्बन के साथ जो एटम्स या ग्रुप्स हैं उनको प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए मैं तो एक रूल बता रहा हूं यहां पे सिंपल सा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाएगी उसको, और जिसका कम होगा वो नंबर 2 प्रायोरिटी होगी। ये चारों को 1 2 3 4 इनमें ऐसे नहीं देना है।
दोनों कार्बन के साथ जो एटम्स या ग्रुप्स जुड़े हैं उनको 1 2 देना है। ऐसे ही दूसरे कार्बन वाले के साथ जो ग्रुप्स या एटम्स हैं उनको भी 1 2 देना है। तो जैसे कार्बन नंबर, ये वाला कार्बन, इसके साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का है 17, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसको प्रायोरिटी देंगे 1 और फ्लोरीन की प्रायोरिटी हो गई 2। प्रायोरिटी ऑर्डर देना है, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे अलग से बाद में। अभी मैंने एक सिंपल बताया कि प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए एक नियम, सिंपल नियम ये है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी 1 मिलेगी, तो दूसरा, क्योंकि यहाँ पर तो 1 2 ही देना है तो दूसरे की 2 हो जाएगी। यहाँ पर आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 तो नंबर 1 प्रायोरिटी है, और ब्रोमीन का 35 तो ये नंबर 2 प्रायोरिटी। प्रायोरिटी ऑर्डर एटॉमिक नंबर के हिसाब से देनी है। इस कार्बन के साथ जो जुड़े हुए हैं 2 Cl नंबर 1 प्रायोरिटी, ये नंबर 2 प्रायोरिटी। यहाँ पे आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है क्योंकि, तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी है, ब्रोमीन की नंबर 2 प्रायोरिटी है। अब यहाँ पर भी कर देते हैं, नंबर 1 ये नंबर 2, यहाँ पर नंबर 1 ये नंबर 2। अब अगर डबल बॉन्ड के अबाउट, ये जैसे डबल बॉन्ड है के अबाउट सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक ही साइड हों, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक ही साइड हों डबल बॉन्ड के अबाउट। जैसे यहां पे ये डबल बॉन्ड है, इसके अबाउट ऐसे देखना है, डबल बॉन्ड ये है तो इसके अबाउट नीचे और ऊपर। अगर मैं ये डबल बॉन्ड ऐसे में लिख दूं तो फिर लेफ्ट राइट, ये भी ध्यान रखना है। यहां पर लेफ्ट राइट नहीं, डबल बॉन्ड मैंने ये लिखा हुआ है तो यहां पे ऊपर नीचे देखेंगे। अगर हम डबल बॉन्ड को ऐसे लिखेंगे वर्टिकल में तो फिर लेफ्ट और राइट देखा जाएगा। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं C डबल बॉन्ड C तो फिर ये लेफ्ट एंड राइट ऐसे करके देखा जाएगा, कहीं इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। डबल बॉन्ड के अबाउट अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स जिनकी प्रायोरिटी एक ही है, दोनों कार्बन को चेक करके वो अगर एक ही साइड है तो उसको Z आइसोमर बोल दिया जाता है। जैसे यहां पर दोनों एक साइड हैं, 1 1 प्रायोरिटी वाले और 2 2 प्रायोरिटी वाले, तो ये Z आइसोमर बोला जाता है। ये एक ग्रीक वर्ड होता है जशामेन, ZUSSASAMMEN। इसका मतलब वहां पे होता है टुगेदर। अगर 2 सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक ही साइड होंगे डबल बॉन्ड के। अब डबल बॉन्ड कैसे लिखा हुआ है ये ध्यान रखना है। यहां पे मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखा हुआ है ये, तो इसकी एक साइड इधर है, एक साइड ऊपर है। अगर हम इसको वर्टिकल में लिखेंगे डबल बॉन्ड C तो लेफ्ट राइट करके देखा जाएगा, तो वो टुगेदर। और अगर 2 हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले या सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड में हो तो वो ई आइसोमर बोला जाता है। ये ई भी ग्रीक वर्ड एंटीजिजन करके एक शब्द होता है ग्रीक भाषा में, एंटीजिजन। इसका मतलब वहां पर अपोजिट के लिए शब्द इस्तेमाल होता है। ये केमिस्ट्री में लैटिन वर्ड्स, जर्मन वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स ये बहुत इस्तेमाल किए गए हैं। जशामेंट ये जो शब्द है इसका अर्थ है टुगेदर। अगर 2 हाईएस्ट प्रायोरिटी, 2 सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड हो, साइड अगर मैंने ऐसे लिखा है तो नीचे और ऊपर है, तो वो Z आइसोमर। और अगर डबल बॉन्ड के वो अपोजिट साइड हो, सेम प्रायोरिटी ग्रुप, तो वो बोले जाते हैं ई आइसोमर। ये ग्रीक वर्ड से निकले हुए हैं
जसामेन, जेड आइजोमर के लिए जो लिखा हुआ है जेड सिंबल, वो जसामेन शब्द है, उसका अर्थ होता है टुगेदर, एक साथ, हाईएस्ट वाले एक साथ, लोएस्ट वाले एक साथ। यहाँ पे हाईएस्ट वाले अपोजिट साइड हैं, लोएस्ट वाले भी अपोजिट साइड ही होंगे। तो ये था ईजेड सिस्टम। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्डेड मेनली एल्कीन्स बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, या एल्कीन्स के ही डेरिवेटिव्स। तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए एटम्स या ग्रुप्स वो अलग अलग होने चाहिए, और फिर सेम एटम्स और सेम ग्रुप अगर एक साइड होंगे तो उसको सिस आइसोमर, अलग अलग साइड होंगे अपोजिट साइड तो उसको ट्रांस आइसोमर, वो आइसोमेरिज्म बोली जाती है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अगर डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए सारे एटम्स या ग्रुप्स अलग अलग हों तो ईजेड सिस्टम यूज किया जाता है, वहाँ पर सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं होता। तो ये था सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ईजेड सिस्टम। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ध्यान रखें कन्फिग्यूरेशनल आइसोमर्स के अंदर आते हैं, कन्फिग्यूरेशनल आइसोमर्स जिनमें कि बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एल्कीन से एल्कीन के जो डेरिवेटिव्स होंगे वहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड का रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होगा, अदरवाइज अगर घुमाना चाहोगे तो वो टूटेगा। और अगर सिंगल बॉन्ड्स वाले भी हम पढ़ेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स में होता है, तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड के अबाउट भी अगर रोटेट करेंगे तो टूट जाता है बॉन्ड, इसलिए वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड होता है, वो साइक्लिक कंपाउंड्स में होता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब, लाइक ये करें। थैंक यू वेरी मच।